बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। जैसा कि सिलसिला चल रहा था क्वेश्चंस और आंसर्स का, लड़कों के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जुल्करनैन बाकर ने क्वेश्चन किया था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नेम बताएं जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई और डॉक्यूमेंट सेंड ना करने हो। तो भाई इनके पहले एक वीडियो लगा चुका हूं। वैसे भी आप CSEguideofficial.com पे जाके वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ चेक करें। जिस जिस यूनिवर्सिटी की जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है और फ़ी नहीं है वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, तो वो आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं। वैसे भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें फर्स्ट फेज़ जिसमें हमने लिखा था कि एक ये पहला फेज़ है, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी फिर आएंगी जिनका एडमिशन दोबारा जिनकी सिर्फ ऑनलाइन आप अप्लाई होगी। गूगल पे यूट्यूब पे लिखे ना जस्ट ऑनलाइन अप्लाई CSE गाइड ऑफिशियल, तो आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप देख लें उसे। ठीक हो गया। इसके बाद है जी अरसलान हबीब ने क्वेश्चन किया था कि मैंने 3 यूनिवर्सिटी CSE में अप्लाई कर दिया है, क्या मैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एलिजिबल हूँ? तो भाई बिल्कुल एलिजिबल है। इसका CSE के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एडिशनल एक मतलब कि एक अलग अथॉरिटी है। जैसे CSE अथॉरिटी है वैसे ही वो अथॉरिटी है। और ये मेरा मशवरा है आप सबको कि आप सब लोग इस आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें एक तो ना ही आइट्स है, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, और ना ही ये CSE में 3 में काउंट होती है। तो ठीक है, तो इसमें आप सब लोग अप्लाई करें। अप्लाई करें। बाकी वहाँ पे मेंशन है उनकी वेबसाइट पे कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं USTC की वेबसाइट पे। ठीक है, आंसू तो एक अथॉरिटी है ना जो CSE जैसे है वैसे ही आंसू है। जैसे कास्ट निवास होती थी तो ऐसी ही है। तो USTC की वेबसाइट पे मेंशन है कि आप डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करें। भाई उनकी मुझे मेल आई थी, मैंने मेल की थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। मैंने कहा फ़ी वगैरह भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं कोई फ़ी वगैरह भी नहीं है। मैंने एक मरतबा अकाउंट बनाया था वीडियो के लिए, तो वो फिर उन्होंने मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया कि भाई आपने अकाउंट बनाया था, आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, कोई मसला है आप हमें बताएं। तो फिर मैंने अच्छा चलने कहा ये पूछ ही रहे हैं तो मैं ये क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने। तो ये सारी चीज़ें तो उस पर ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये स्टाइपेंड भी CSE के रिलेटेड इस साल CSE है। USTC बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देने वाला है। USTC की बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप होंगी, तो आप मेरा तो यही मशवरा है कि आप सब लोग अप्लाई करें। शायद मैं भी अप्लाई करूं। मैंने तो कल फॉर्म सबमिट कर दिया है उसका। तो बाकी उसमें जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आपको आ सकती हैं, तो आपको आपने इनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। ये टॉप 100 वर्ल्ड में भी 100 पे आती है रैंक में। तो यूनिवर्सिटी नेशनल में आई थिंक ये है कोई बहुत ही ऊपर है, 10-15 नंबर पे है शायद। ठीक है, उसके बाद है जी कौन वहीद का क्वेश्चन था कि CSE फॉर्म, अच्छा CSE फॉर्म के पे मैंने CSE फॉर्म पे कंटेक्ट पर्सन इन चाइना में जो लिखा था वो मैंने अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। एक ही अकाउंट से मैंने दूसरी एप्लीकेशन सबमिट करनी की। तो जब मैंने दूसरा फॉर्म डाउनलोड किया, वहाँ पे जो मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो मुझे जिस जिजियांग यूनिवर्सिटी में या एक पहली यूनिवर्सिटी में जहाँ से प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दिया था तो उसकी डिटेल आई हुई थी। जैसे मैंने दूसरा फॉर्म सबमिट किया तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो सेम होती है, तो अब वहाँ पे भी मेरे पहले वाले प्रोफेसर की ही डिटेल आ रही है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जिसमें अप्लाई करना है उसमें मेरे पास अगर उसके पास एक्सेप्टेंस है या नहीं है, डिटेल तो पहले की आ रही है। तो इसकी मैंने एक वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर मींस के एक अकाउंट से आप 3 एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेम होती है, वो एक मरतबा फिल होती है। उसके बाद ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मतलब कि अगर आपका एक CSE फॉर्म डाउनलोड हुआ, मान लो कि आपने उसको हुहाई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कंटेक्ट पर्सन इन चाइना में आपको जिसने एक्सेप्टेंस दिया था आपने डिटेल दी उसकी, वो हुहाई यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म आपका हो गया सबमिट। आप उसी अकाउंट से आपका चाह रहे हो कि मैं दूसरा फॉर्म सबमिट करूं उसी अकाउंट से, तो ऐड न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपने जिजियांग यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर दे के उसका फॉर्म डाउनलोड आप मतलब सबमिट कर लिया और उसे डाउनलोड कर लिया। लेकिन जो डिटेल शो हो रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो पिछले प्रोफेसर हुआई वाले की हो रही है फॉर एग्जांपल, तो जिजियांग वाले की नहीं होगी। मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि इस चीज़ को आपने खास तौर पे कवर करना है। लेकिन इससे कोई चीज़ होता नहीं है कि कोई मसला नहीं है कि अगर आपकी जिजियांग की या किसी और पहले वाली प्रोफेसर की डिटेल लिखी हुई है, वो तो जस्ट आपने डिटेल दी है, ना कि ये कहा है कि ये मेरा सुपरवाइजर है। डिटेल का कोई इशू नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एहतियात से कवर करें। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बशीरुल्लाह का क्वेश्चन था कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, प्रोफेसर ने जो क्या किया है उस एक्सेप्टेंस लेटर पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड से पढ़ा हुआ हूँ, तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर
का मतलब वहाँ पे मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से पढ़ा हुआ है, तो क्या इससे मसला हो सकता है? मेरे ख्याल में उस प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिए होंगे 2 या 3, मतलब कि उससे पहले वाले लड़के को जो प्रोफेसर दिया होगा, एक्सेप्टेंस लेटर दिया होगा, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का होगा, और उसने आपको जब एक्सेप्टेंस लेटर दिया होगा वो फिर वो नेम चेंज करना भूल गया होगा। इससे मसला तो कोई नहीं है, लेकिन एक मरतबा आप प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करें कि सर मैं जीसी कह रहा हूँ, सॉरी ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे रहा हूँ, कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड से पढ़ा हुआ, तो ये मेरा चेंज कर दें। ऐसे ही 3 माह पहले जब एक्सेप्टेंस लेटर चल रहे, तो एक दोस्त का था, उन्होंने बीएससी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की हुई थी, तो उन्होंने लिख दिया कि बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इस तरह का कोई सीन था। तो उन्होंने कहा मैं चेंज करूँ, मैंने कहा प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करो, अगर कर देता है तो ठीक है, नहीं तो बस यही चलने दो, मेन चीज़ होती है एक्सेप्टेंस लेटर। तो उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उसका चेंज कर दिया था, वो कोई इशू नहीं है, आप उनसे रिक्वेस्ट करें चेंज हो करने की, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद है मैथमेटिक्स एंड साइंस के नाम से कोई क्वेश्चन किया था कि यूएसडीसी फॉर्म नॉट डाउनलोडेड, तो वो मैंने कल जब सबमिट किया था मेरा भी फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा था। डाउनलोड मतलब कि डाउनलोड नहीं होता, आई थिंक ये तब डाउनलोड होगा कि जैसे ही आप रिकमेंडर जो नेम इंटर करते हैं कि ईमेल, और प्रोफेसर के रिकमेंडर 1 और रिकमेंडर 2 की ईमेल करते हैं, तो वो उसके पास प्रोफेसर के पास ईमेल जाती है, उनसे प्रोफेसर से कहें कि वो जो ईमेल आपको आई है उन पे लिंक है, उन लिंक में उस लिंक को ओपन करें, वो पासवर्ड और यूज़र नेम भी उन्होंने दिया हुआ है, उस लिंक को ओपन करके उसमें डिटेल, पता नहीं क्या डिटेल है मुझे नहीं पता, बहरहाल लिंक जाता है वहाँ पे, तो लिंक को ओपन करके डिटेल दें, सबमिट करें दोनों प्रोफेसर को जो जिसके आपने रिकमेंडेशन लेटर के ईमेल दी थी, तो वो करेंगे तभी मेरे ख्याल में डाउनलोड। अगर ना भी डाउनलोड हो तो कोई मसला नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट सेंड करने, उसके बाद जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते होंगे आपको वो बैक लेके आता होगा, उसके नीचे एप्लीकेशन स्टेटस का एक दूसरा ऑप्शन है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा होगा सबमिटेड, एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, इसमें इट्स मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। डाउनलोड फॉर्म ये भी हो जाएगा आई थिंक, जब तक आपके रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट करके जो उनके पास मिल गई नहीं करेगा आई थिंक। तो इसके बारे में जैसे मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अगर इस पे वीडियो एक बनानी पड़ गई तो हम फिर वीडियो स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस पे कि इसमें यूएसटीसी के कौन से प्रॉब्लम्स लड़कों को आ रहे हैं, आपने इनसे को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आंसू स्कॉलरशिप वाली। पीएचडी वालों के लिए तो बहुत ही है, मास्टर वालों को तो बहुत अच्छी है, और पीएचडी वालों को तो खास तौर पे बहुत अच्छी है, क्योंकि 6 से 7,000 RMB स्टाइपेंड मंथ का, मतलब कि अगर हो तो 1,40,000, कैसे कहना आसान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सिंपल बीए के बाद मैं आई कैन वांट टू अप्लाई फॉर, अच्छा ठीक है, बीए के बाद अप्लाई करना चाहता हूँ, हसन कयूम का क्वेश्चन था भाई, बीए के बाद अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर के लिए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मसला है इसमें, बीए पाकिस्तान के हिसाब से आपके पास 14 ईयर एजुकेशन है, जैसे उनके पास है, उनके पास अगर आपने बीए की हुई है या बीएससी की हुई है, उनके इस खाते में कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, मतलब आपने बैचलर की हुई है, अब आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको तो नहीं पता कि ये बैचलर 2 साल की है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मान लिया कि आपको एडमिशन वहाँ पे मिल गया बीए के लिए, वहाँ पे बीए के बाद 2 साल के लिए कोई एमएससी की कोई क्लास इस तरह की या एमए की कोई वो नहीं है, ठीक है। बीए के बाद अप्लाई करने का मतलब है कि आप एमफिल के लिए अप्लाई समझते हैं, ओके 4 साल की ये बैचलर ही करके आया है पाकिस्तान से, बीए का मतलब उनको वो ये कह रहे हैं कि बीए का मतलब उनके हाँ ये है कि भाई आप 4 साल की आपने की हुई है, आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, ना कि उनको ये पता है कि ये 2 साल की, इसके बाद 2 साल की एमए भी करनी होती है। तो भाई इसका मेन वो ये है कि मसला ये है कि जब आप मान लो आपका एडमिशन हो गया, एमफिल में आपका एडमिशन हो गया, एमफिल में होगा, एमए के लिए या आपको 2 साल जो है बीए के बाद 2 साल के लिए, जैसे एमएससी, यहाँ 2 साल की एमएससी, उसके बाद 2 साल की बीएससी, उसके बाद 2 साल की एमएससी करते हैं, उसके बाद एमफिल होता है। आपकी वो एमएससी नहीं होगी या एमए नहीं होगा, आप एमफिल के लिए जाएंगे, वहाँ उनको कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया, जब आप एमफिल करके वापस आएंगे, एचईसी से कराएंगे डिग्री वेरीफाई, वो आपको कहेंगे भाई बीए के बाद आपकी डायरेक्ट एमफिल है, इसके बाद 2 साल की आपकी एमएससी या एमए कहाँ है, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? वो आप आज से 2-3 साल पहले होता था एमएस लीडिंग टू पीएचडी, ये उस वक्त एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब वो भी तब था। एमएससी आपके 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए थी, उसके बाद एमफिल एमएस लीडिंग टू पीएचडी होती थी, ना कि बीए के बाद एमए।
ये नहीं होता था। बहरहाल ये नहीं हो सकता उनके हाँ, अगर आप बाहर रहना चाहते हैं, चाइना में कहीं पे पढ़ना चाहते हैं, आप कहते हैं चलो पाकिस्तान में जाता ही नहीं हूँ, या जाओ मैंने करनी ही चाइना में है, तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पे जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है, बीए के बाद भी रुल रहे हैं, चलो इससे अच्छा स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात जहन से निकाल दीजिएगा कि आपकी HEC डिग्री वेरीफाई करेगा, MPhil की डिग्री आपकी HEC कभी भी वेरीफाई नहीं करेगा अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ BA की है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके ऊपर मैं एक मजीद वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे कैसे आपकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक हो गया। इंग्लिश मीडियम, अच्छा सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था कि इंग्लिश मीडियम, जो आई थिंक इन्होंने क्लियर क्वेश्चन नहीं लिखा मेरे ख्याल में, जो मुझे समझ लगी है, इन्होंने कहा है कि इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ मेरा वहाँ पे नहीं है, चाइनीज़ मीडियम है। अब ये नहीं पता CSE का कह रहे हैं या यूनिवर्सिटी पोर्टल का कह रहे हैं। अगर तो CSE के पोर्टल में, और मैं क्या बाद में चेंज कर सकता हूँ इसे, अगर मैं चाइनीज़ पे सिलेक्ट कर भी दूँ तो भाई, अगर तो CSE पोर्टल पे आपका चाइनीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं है, इट्स मीन्स कि उसका आपका जो मेजर है वो चाइनीज़ में होगा। और बाकी रही बात ये कि आप चेंज करने की, तो भाई आप चेंज नहीं कर सकते, एक मरतबा सेलेक्ट हो गए तो बस चाइनीज़। आप चाइनीज़ से इंग्लिश में कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इंग्लिश से चाइनीज़ में आप कभी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मेरे साथ जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक लड़का था, उसने कहा कि मेरा भी, मैंने से कहा कि मेरा भी चाइनीज़ स्टार्ट है, उसने कहा मेरा भी चाइनीज़ स्टार्ट है, उसने कहा कि मैं जाके प्रोफेसर से कह के चेंज करवा लूँगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, ये तो अब नहीं हो सकता, तो डिपार्टमेंट शायद ही चेंज हो जाए। लेकिन मेजर शायद ही चेंज हो जाए, अब नहीं होता डिपार्टमेंट। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर चाइनीज़ में आपने कोर्स किया, अगर आपका प्रोफेसर मतलब उसको इंग्लिश वगैरह अच्छी आती है, वो आपको ये कहे कि हाँ भाई ठीक है, ये कोर्स वर्क जो है ये आप थोड़ा बहुत कर लो चाइनीज़ में, बाकी रिसर्च वर्क जो है आप इंग्लिश में कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर प्रोफेसर भी हुआ कि चाइनीज़ लैंग्वेज में हुआ, तो कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस जो भी करना है चाइनीज़ में करना है, फिर आप कोच इंग्लिश चाइनीज़ में ही करनी पड़ेगी, और चेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोई इशू नहीं होता, लेकिन हो जाता है यार, चाइनीज़ में हो जाता है, आप यहाँ से तो जाओ यार पहले, कोई मसला भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है। इसके बाद है जी, नफीसा अरशद ने क्वेश्चन किया था, हाउ आई पे माई फ़ी, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी की फ़ी, हवाई यूनिवर्सिटी की फ़ी, ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी की फ़ी, शान जोतांग यूनिवर्सिटी की फ़ी, किस यूनिवर्सिटी की फ़ी, तो जिस यूनिवर्सिटी की भी फ़ी पे करनी है भाई, इसका आई थिंक अली पे के साथ, वहाँ पे किसी के बैंक के साथ, या ICBC बैंक है या जो भी है, उनके थ्रू आपका अली पे का अकाउंट कनेक्ट है, या किसी दोस्त, कोई दोस्त आपका चाइना में है, तो वो फ़ी पे कर सकता है। पाकिस्तान में बहरहाल ये मुमकिन नहीं है। हाँ, एक दो ब्रांचेज़ हैं, पता नहीं वो कराची में या इस्लामाबाद में है कहाँ, किस जगह से, जो ये काम करती हैं, फ़ी पे करती हैं, चाइनीज़ के साथ लिंक है या जो भी है, तो वो कर सकते हैं। बाकी वैसे मुश्किल है, क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं की, और ये वैसे में हम आपको बता रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें सीनियर से मिली है जिन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। अगर तो आपके जो फ़ी पोर्टल है उस पर आपको ये मेंशन आ रहा है जैसे कि फ़ी पे क्लिक करते हैं, उसके बाद वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे एक और अलग जगह ले जाता है, वहाँ WeChat, अली पे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड जो सारे होते हैं, पायोनियर कार्ड, वो सारे अगर हैं फिर तो हो सकता है वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी उसी वक्त सबमिट हो जाती है। अगर नहीं है फिर नहीं हो सकता, फिर आपको किसी बैंक में जमा जाना पड़ेगा, वहीं पे चाइना में, या यहीं पे पाकिस्तान में कोई ऐसा बैंक ढूंढे जो फ़ी पे करता हो। अच्छा, आगे चलते हैं। CSE फॉर्म, CSE, अच्छा, शेंडांग यूनिवर्सिटी के शेंडांग यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेल मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करें एज सून एज पॉसिबल। जैनब बशीर का क्वेश्चन था, तो भाई अगर वो कह रहे हैं तो सेंड करने पड़ेंगे। आप उनको हकीकत बताएं कि भाई मसला ये है, चाइना है, लॉकडाउन, मैंने हमारे दोस्त ने या किसी उन लड़कों ने सेंड किया, अभी तक नहीं पहुंचे, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स लेट पहुंचे कोई मसला तो नहीं है, वो आपको बता देंगे उसी वक्त। अगर नहीं है, वो कह रहे हैं हमें भाई सेंड करें, तो फिर या तो सेंड कर दें या फिर यूनिवर्सिटी चेंज कर लें, यही ऑप्शन है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर पहुँचने से रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स पहुँचे। ठीक हो गया। अब मोस्टली यूनिवर्सिटी सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज़ ही मांग रही हैं। अगर पहले तो आप यूनिवर्सिटी से पूछें, अगर वो उनको चाहिए रिक्वायर्ड, वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए हार्ड कॉपी में, फिर सेंड कर दें, शायद पहुंच भी जाए, तो ये कोई इश्यू नहीं है। शायद ना भी पहुंचे, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी कल एक मैसेज आया हुआ था मेरे, उसने स्क्रीनशॉट बाकायदा सेंड किए हुए थे, तो उसने कहा कि मेरे 2-3-4 दिन से बीजिंग में पड़े हुए, आगे डॉक्यूमेंट्स नहीं गए। तो मैंने कहा कि यार मैं अब क्या कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है, चाइना तो हुआ है लॉकडाउन, वरना बंदा वहीं से कुछ करवा लेता।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कमाल हैदर का क्वेश्चन था कि सीएससी पोर्टल पे जो है प्रोफेसर ने कहा है कि उनका मेजर जो था वो आई थिंक बायो इन्फॉर्मेटिक्स था, तो उससे मैंने पूछा तो भाई क्या करें, उन्होंने कहा कि भाई दो रास्ते हैं। प्रोफेसर से मैंने पूछा कि एक तो आप इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता करें कि भाई कौन सा मेजर सेलेक्ट करना है आपको सीएससी पोर्टल पे, तो मतलब कि उनका मेजर एग्जैक्ट मेजर वहाँ पे सीएससी का पोर्टल पे नहीं था, तो या तो फिर आप ऐसा करें इससे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जो मेजर आते हैं उनको सिलेक्ट करके आप आगे जाएं। तो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, या तो इंटरनेशनल ऑफिस बता सकता है, या तो आपको पता होना चाहिए जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो हर बंदे को पता होते हैं। तो जो आपको लगता है कि इससे रिलेटेड है उसी को सिलेक्ट करके भेज दें, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें बाद में प्रोफेसर, मेन चीज़ प्रोफेसर के हाथ में गेम होती है। जिस प्रोफेसर का नेम आपने लिखा होता है या प्रोफेसर को आपने जब आप सेंड करते हैं अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म अपना सेंड कर दे, भाई मैंने सबमिट कर दिया, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अब इंटरनेशनल ऑफिस रब्ता करे तो आपने आगे संभालना है काम, तो वो सारा काम प्रोफेसर कर लेता है। ये सारी छोटी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में परेशान नहीं होना। अच्छा, यूएसटीसी के एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, यानी उस्मानी टीवी कोई नाम से था, तो भाई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, एड्रेस कोई है ही नहीं, जब डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने एड्रेस कहाँ से आ गया, एड्रेस सेंड नहीं, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, क्योंकि उनकी मुझे मेल आई थी, खुद ही उन्होंने की थी कि भाई आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, फ़ी भी नहीं है। हालांकि वैसे यूएसटीसी की आई थिंक फ़ी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कोई फ़ी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, वेट करना है और कुछ नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, और साथ ही ये कहा कि एचएस के मांग रहे हैं, यूएसटीसी वाले कह रहे हैं कि एचएस के हमें दें, उसका सर्टिफिकेट दें। एक क्वेश्चन लड़के का और भी आया था कि वो एचएस के डिमांड कर रहे हैं यूएसटीसी वाले। भाई अगर तो आपका मेजर चाइनीज़ में है, ठीक है, तो आपको एचएस के देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर एचएस की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा मेजर चाइनीज़ में है या इंग्लिश में? आप ऐसा करें, सीएससी के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे यूएसटीसी का एजेंसी नंबर लिखें, एजेंसी नंबर लिखने के बाद मास्टर जिसमें आप अप्लाई करना है वही सिलेक्ट करें मास्टर। उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम में चाइनीज़ या इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में चेक करके देखें कि आपका कौन सा प्रोग्राम आ रहा है, जो प्रोग्राम था आपका इंग्लिश में आ रहा है, अगर तो नहीं आ रहा है मतलब कि आपका चाइनीज़ में है, और चाइनीज़ में है तो फिर आपको एचएस के देना पड़ेगा। यही एक बेहतर है, इसके अलावा और कोई और ना ही। यूनिवर्सिटी के सीएससी यूनिवर्सिटी के इनके पोर्टल अलग किस्म का पोर्टल है, तो उस पर भी आप मेंशन नहीं होता कि कौन कौन सा मेजर चाइनीज़ में है, कौन सा मेजर इंग्लिश में है। ठीक है, तो सीएससी वाला बेहतरीन हल है। जो मेजर सीएससी के वेबसाइट पे आ रहे होंगे साफ जाहिर है वही भी तकरीबन वही मेजर वो इंग्लिश में वही होंगे। ठीक है, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी से पता करके पूछें कि भाई मेजर मेरा जो है चाइनीज़ में है या इंग्लिश में है, वो भी आपको मुमकिन है बता सके, लेकिन वो मेरे ख्याल में बताएंगे नहीं, वो आपको यूनिवर्सिटी से के लिंक रेफर करेंगे, इस लिंक से जाके देख लो कौन कौन से मेजर इंग्लिश में है या चाइनीज़ में, पूछ लें तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इजाज़ अहमद का क्वेश्चन था कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है लेक्चरार से, तो वो वहाँ पे लेक्चरार लिखा हुआ है, लेकिन वो 10-15 लड़कों की या जितने भी है उनकी सुपरविजन कर चुका है। भाई कभी कभार ऐसा होता है वहाँ पे वेबसाइट पे वो अपनी पोर्टफोलियो जो है वो अपडेट नहीं करते, तो पुरानी लिखी होती है, तो हो सकता है वो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बन गया हो, प्रोफेसर वहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हो कि लेक्चरार है, तो पहली बात है लेक्चरर ऐसे एक्सेप्टेंस लेटर देता ही नहीं है जब तक उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है कि हाँ भाई बस दे दिया बाद में बन जाऊंगा तो देखी जाएगी, वहाँ पे वो एक बंदा है वही है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो कभी भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे ही नहीं सकता। अगर उसने दे दिया है तो इट्स मीन्स कि वो एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है। अगर लेक्चरर है भी सही तो उसके पास कोई ना कोई पावर या कोई ना कोई अथॉरिटी है, उसको यूनिवर्सिटी ने इजाज़त दी होती है तो वो एक्सेप्टेंस लेटर देता है, अदरवाइज़ देता ही नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, शकील अहमद ने कहा कि यूएसटीसी स्कॉलरशिप ओनली फॉर पीएचडी एंड मास्टर। भाई यूएसटीसी आंसू स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर और पीएचडी के लिए है। जो यूएसटीसी फॉर्म मैंने पूरा बताया था, ठीक है, जो उसमें मैंने बताया था कि जो यूएसटीसी की अपनी स्कॉलरशिप है वो बैचलर के लिए है। ठीक है, वो आप देख लें कि बैचलर के लिए कौन सी है, वो कैसे कैसे करना है अप्लाई। बस सिर्फ आपने क्या करना है, यूएसटीसी का फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है सारी। ठीक हो गया, तो ये पीएचडी के लिए आंसू स्कॉलरशिप नहीं है, यूएसटीसी की अपनी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मोहम्मद बकर अली का क्वेश्चन था कि मेरा पासपोर्ट जो है 7 महीने के बाद एक्सपायर होने वाला है। आंसू स्कॉलरशिप की ये कंडीशन है कि आपका जो है पासपोर्ट है 2 साल तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर आप अब अप्लाई कर रहे हो वो एक्सपायर होना चाहिए 2022 में, 2022 फेब में। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2022 फेब में आपका एक्सपायर होना चाहिए। अगर उससे पहले हो गया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही डेट इंटर करते हैं ना आप
पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट, उनके पास डाटा चला जाता है, उनके पास क्लियर रिकॉर्ड आ जाता है कि इसकी एक्सपायरी डेट की, ये हमें लगता है कि हम पासपोर्ट की इनिशियल और एक्सपायरी डेट लिख रहे हैं, तो उनके पास डिमांड, उसके पास पूरा मुकम्मल हिसाब उनके पास चला जाता है कि इसकी कितनी, इतने साल, इतने महीने और इतने दिन इसके पासपोर्ट के बाकी बचे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे करना है आपने। अच्छा, नबील मलिक का क्वेश्चन था कि मेरे पास DMC है, डिग्री नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रोविजनल भी नहीं बना के दे रही, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। जब तक आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो, या डिग्री नहीं होगी, डिग्री चलो नहीं हुई, उसके प्रोविजनल अगर आपने नहीं बनवाया तो भाई चांस ही नहीं है। मैं इस चीज़ का विक्टिम बैठा हूँ। इस 2017 में 18 में मैंने अप्लाई किया था हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। मुझे मेरे पास ना ही डिग्री थी, ना ही मुझे प्रोविजनल का कोई आइडिया था। तो मैंने क्या किया, प्रोविजनल डिग्री जहाँ पे डिप्लोमा लिखा होता है, फाइनल डिप्लोमा, वहाँ पे भी मैंने ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दी। हमने कहा जैसे पाकिस्तान में होता है, अगर डिग्री ना भी हो तो ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड जिसे कहते हैं वो अटैच कर दें। तो मैंने वहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्ट की, नीचे जहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लगानी थी वहाँ पे भी मैंने ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दी। डॉक्यूमेंट्स उनके पास गए, उन्होंने कहा भाई ये तो क्या किया है आपने, आपकी डिग्री तो है नहीं। तो मैंने कहा मुझे मिली नहीं। उसने कहा भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाओ। मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट का आइडिया नहीं था। यूनिवर्सिटी के पास गया, उन्होंने बना के दिया, लेकिन तब तक डेडलाइन ओवर हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं नहीं, मेरी सिलेक्शन हो पाई उस वक्त। तो आपके पास डिग्री प्रोविजनल यूनिवर्सिटी से कहें प्रोविजनल हमें बना के दे, नहीं तो पाकिस्तानी कोई जुगाड़ लगा ले। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अप्लाई फॉर बैचलर, अच्छा ये पता नहीं जैनंद के कोई चाइनीज़ में लिखा था कि बैचलर डिग्री के लिए ननचांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। ननचांग जो इसके डिटेल अगर आपने देखना है तो वो CSE गाइड ऑफिशियल पे आप डिटेल जाके देख सकते हैं। CSEguideofficial.com वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लिखें गूगल में, लिखें ननचांग यूनिवर्सिटी CSE गाइड, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। पहले लिंक पे आपने कर देना है क्लिक। सेंड कापी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, जी बिल्कुल करने हैं। लंजाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए, जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं? बिल्कुल करने हैं वहाँ पे। ये भी आप लिख सकते हैं लंजाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी CSE गाइड, गूगल में लिखेंगे तो पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको ले जाएगा वहाँ पे लिंक पे। काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी सारे हो गए, 20 मिनट की वीडियो होगी। अभी आप अगर आपका क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर आपका क्वेश्चन अभी तक कोई रह गया है तो वो इस वीडियो में दोबारा आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो हो गई है, कोई पता नहीं देखता भी है या नहीं देखता। लेकिन ये है कि आप अपना क्वेश्चन हम अपना हक अदा करेंगे, आपका क्वेश्चन बताएंगे। अगली वीडियो में आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन इसी वीडियो में आपने क्वेश्चन जो बना रहे हैं इसी में दे देना है, क्योंकि वो पीछे वाली क्या हो सकता है पुरानी हो गई हूँ, हम वहाँ पे जाए ही ना, वो उससे कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा आ गए हूँ। पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट का पैटर्न बता दें जी, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई होता है। तो भाई इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन चले आपको दोबारा बता देते हैं। ठीक है, जाना है सबसे पहले तो आपने अलखिदमत सेंटर जाना है DPO ऑफिस में। ठीक है, तो वहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट, अपना ID कार्ड, अपनी 2 पिक्चर्स, ठीक है, ये लेके जानी है। वो वहाँ पे आप जाएंगे, अलखिदमत सेंटर होगा DPO ऑफिस के अंदर। ये नहीं, मैं आपको इसके 2 होते हैं। अब वो सीन खत्म हो गया यार, अब वो सीन खत्म हो गया है, लेकिन यही सीन है, लेकिन आपको वो बनाना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर जिसे कहते हैं, वो बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ता है। DPO ऑफिस चले जाइए, 3-4 चीज़ें लेके, ID कार्ड, पासपोर्ट और दो पिक्चर, ठीक है, तो ये आप लेके चले जाएं, वो सारा तरीका आपको बता देंगे। आजकल बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो गया, बस 3 दिन में या तो आप अलखिदमत सेंटर से ही वसूल कर सकते हैं, या फिर आपके डायरेक्ट पत्ते पे ही पहुंच जाता है वो। अच्छा, इसका जो सीन ऐसे है, मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारे पास था, वैसे लड़के कह रहे हैं हमारा तो 1 दिन में बन जाता था, क्योंकि हमारा लिहाज डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस मतलब ये कि इस तरह के काम, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक ही है, हमारा तहसील भी हमारी यही है, तो हमारा इजीली बन जाता है। लड़कों कहते हैं हमारा तो हफ्ता लग जाता है। हमने कहा अब यार 3 दिन अब हो गया, लेकिन पहले लगता था, तो 2-3 दिन अभी भी लगते हैं। तो इसका ये तरीकाकार है कि आपकी जो कचहरी है, अदालतों की कचहरी, वहाँ पे जाए, उन्हें कहें, या पहले अलखिदमत सेंटर चले जाए, उनसे पूछें पहले, वैसे ओवरव्यू लेके उन्हें भाई हमने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना है, मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट ओरिजिनल, ID कार्ड ओरिजिनल, 2 तस्वीरें लेके उनके पास पहुँच जाए, देखें वो क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर वो आपको फिर क्या कहें भाई बाहर से बनवा के लाओ, एफिडेविट तो चाहिए होता है, आप उनसे जाएँ। इसकी जो है फाइल कौन सी रिक्वायर्ड होती है और इसमें कैसे करना है, वो मुमकिन है। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे सच करना हो तो आप ऐसा करें, कचहरी में चले जाएं, उनसे कहें कि
मैंने फ़ाइल बनवानी है इसकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, तो वो कहेंगे 300-400 रुपये आपसे लेंगे, वो फ़ाइल आपको बना देंगे, एफिडेविट बना देंगे, सारी कुछ वो आपको टाइप करके देंगे। फिर वो कहेंगे, फिर वो जो आपका जो पासपोर्ट की जो कलर कापी और आपकी आईडी कार्ड की कलर कापी वो स्कैन करके आपको देंगे। और हाँ, वो 17 ग्रेड से वो गजटेड ऑफिसर जो 17 का होता है उनसे अटेस्ट होना भी अटेस्ट होना लाजमी बस है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अल खिदमत सेंटर में जाएं, उनको सब कुछ वो बताएं कि मैंने चाइना जाना है, इस तरीके लिए सर्टिफिकेट बनवाना है, वो सारी डिटेल आपको बता देंगे बस। क्योंकि ठीक है। और कोई आपको गुमराह भी कर सकता है, कचहरियों वाले ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है। अब आप ऐसा करें, बस यही है कि अल खिदमत सेंटर जाएं। एफिडेविट जो होता है, अगर मेरे पास पड़ा हुआ एफिडेविट का सैंपल, तो वो मैं एफिडेविट का सैंपल जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वही सैंपल आप लेते जाएं। ठीक है, वही सैंपल जाके कहें भाई मैंने इसका मुझे एफिडेविट बना दें, वो टाइप किया हुआ वो जो होगा वो आप उनको देंगे, वो एफिडेविट बना के देंगे। एफिडेविट बन गया, उसके बाद एफिडेविट एक चीज़ कंपलसरी चीज़ एफिडेविट बन गई, उसके बाद आपने स्कैन करवाना है अपना पासपोर्ट, वो भी हो गया। उसके बाद हो गया पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस कह रहा हूँ, आईडी कार्ड आपका वो भी स्कैन हो गया कलर्ड में। तो आईडी कार्ड और कलर्ड पासपोर्ट जो स्कैन करवाने हैं वो एक ही पेज पे आपके होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक ही पेज में नीचे पासपोर्ट करवा लें, उनसे कहें कि एक ही पेज में हमें जो है ऊपर आईडी कार्ड, नीचे पासपोर्ट। ठीक है, वो हो गया। और 2 तस्वीरें हो गई, वो जो आईडी कार्ड और जो पासपोर्ट आपने स्कैन करवाया होगा वो आपने गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना 17वें ग्रेड से। बस उसके बाद वो आपने वो लेके आपने क्या करना है, अल खिदमत सेंटर पहुंच जाना है। वो आपको 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जो एड्रेस उस पर लिखा होगा वो एड्रेस पूछेंगे, फ़ोन नंबर भी पूछेंगे, उस पर आपका क्या हो जाएगा, आपका पहुँच जाएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। या आप 2 दिन बाद वहीं से जहाँ पर आपने फ़ाइल जमा करवाई थी, अल खिदमत सेंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, हमारे तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, उन्हीं से आपको वही 2 दिन बाद आपको दे देंगे। इतनी सी गेम है सारी। इसके बाद में जैसे टाइम आएगा ना, हाँ बल्कि अभी अप्लाई करने में ज़रूरत होती है, तो ये भी इन पे मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे। 25 मिनट की वीडियो हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कमेंट अभी तक रहता है तो वो आप कर दीजिएगा। CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और CSE गाइड ऑफिशियल.com वेबसाइट विजिट कीजिएगा। गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।